अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मूड मैनेजमेंट के प्रोग्राम के साथ बिलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं, जिसमें हम मूड से रिलेटेड तमाम मसाइल को डिस्कस करते हैं। इसमें हम जितने भी मूड से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में हमारे माहिरीन से राय लेते हैं और आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्कूल में मौजूद जो बच्चों को अक्सर मूड से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनके साथ मूड के रिलेटेड जो भी उनको मसाइल दरपेश होते हैं उनके बारे में हम आगाही लेंगे। इसके लिए हमारे पास मौजूद है हमारी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस आमना नवाज़, जो कि हमारी रहनुमाई करेंगी, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है मिस सायरा सुल्तान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मोहसिन अली शौकत साहब, जो कि हमारे काउंसलर भी हैं, मोटिवेटर स्पीकर भी हैं और हमारे साथ एज ए काउंसलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मिस आमना नवाज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेस से रिलेटेड बच्चे अक्सर स्कूल जाते हुए या उनको बड़ा एक प्रेशर बताया जाता है कि आपने स्टडीज़ में इस तरह रहना है, उनको फिर दूसरे काम भी उनके ऊपर डाले जाते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी उनको प्रेशर दिया जा रहा होता है कि आपने अपनी स्टडी पे बहुत फोकस करना है, टीचर्स भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जब इस कश्मकश में बचा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मूड अपने उसको मैनेजमेंट नहीं होती, वो अपने आप को तनाव का शिकार समझता है, वो समझता है कि मेरे ऊपर कुछ बर्डन डाल दिया गया। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि उसको कैसे उसको मैनेज करे वो स्टूडेंट? ये जो स्ट्रेस का मामला है ये स्कूल गोइंग बच्चों के साथ बड़ा कॉमन मसला है, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे स्कूल के नाम से घबराते हैं। Exactly. आप जनरली अगर सर्वे करें, बच्चों से पूछें, रैंडमली क्वेश्चंस पूछें कि स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है, तो अक्सर वो कुछ अच्छी बातें नहीं करेंगे स्कूल के बारे में। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बड़े खुशी खुशी स्कूल जाते हैं और उनको स्कूल में बड़ा मज़ा आता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल के नाम से घबराते हैं, टीचर्स के नाम से उनको खौफ आता है। जिस दिन रिज़ल्ट आना होता है, जिस दिन उनका रिज़ल्ट डे होता है, उस दिन वो बहुत परेशान रह रहे होते हैं। एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स एंड होमवर्क, इन चीज़ों के बारे में उनके काफ़ी मनफी ख्यालात होते हैं। अक्सर बच्चे तो स्कूल जाने से भी कहते हैं कि हमने आज नहीं जाना क्योंकि कुछ, और माँ बाप का भी सबसे बड़ा इशू यही होता है घरों में कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसको स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद। और कई दफ़ा तो ये भी होता है कि पेरेंट्स की तरफ से भी या बाकी इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इस उम्र के बच्चों को टेंशन नहीं हो सकती। उनको लगता है कि इस उम्र के बच्चों को क्या टेंशन है, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी है, तो ये स्कूल क्यों नहीं जाते। लेकिन समझने की ज़रूरत ये भी है कि टीनेजर्स के साथ भी स्ट्रेस के मामला होते हैं, और उनकी उम्र के मुताबिक जो भी उनके साथ इस तरह के बर्डन्स होते हैं, एजुकेशनल या फिर स्कूल से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड या क्लास फेलोज या फ्रेंड से रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है, सो ये उनके लिए एक रियल स्ट्रेस है। और जो कॉमन चैलेंजेस जो स्कूल में आते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। स्कूल हमें इसलिए पसंद नहीं क्योंकि स्कूल हमें स्ट्रेस देता है। सो पहली बात तो ये है कि बच्चों के कुछ बिलीफ सिस्टम पर, उनके अकीदों पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, और जो कि पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से हेल्प उनको मिल सकती है ये समझाने में कि ज़िंदगी इटसेल्फ काफ़ी स्ट्रेसफुल है। यानी ये जो हमें लगता है कि जी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जो कि जिसमें टेंशन कोई नहीं हो, तो बच्चों के इस अकीदे पर थोड़ा अर्ली ऑन काम करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस बहरहाल हर जगह पे होगी। स्कूल जाने में भी स्ट्रेस है, और स्कूल क्विट करने में, घर बैठ जाने में, पढ़ाई छोड़ने के बाद भी स्ट्रेस आती है। सो मसलों से भागने की बजाय बच्चों को हमें इस तरह की कुछ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है, यानी मसलों के हल तलाश करने हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आई है। सो पहली बात है कि अकीदे पर काम करना कि स्ट्रेस बहरहाल ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी मैनेजेबल है, इसके मसले क्योर नहीं हो सकते, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकते, और हम उन्हें बता सकते हैं। कई दफ़ा ये भी एक बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है माँ बाप को कि बच्चे कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, और पेरेंट्स की बज़िद होते हैं पेरेंट्स के जी आप स्कूल जाएं, आपने ही पढ़ना है और ये सारा काम आपके ऊपर ही है, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि स्कूल नहीं जाओगे तो हम तुम्हें कहीं और भेज देंगे या ये करवा दिया जाएगा। तो सो ये ड्रॉप आउट रेट भी कई दफ़ा बड़ा कॉमन है कि बच्चे कंप्लीट नहीं करते एजुकेशन, या वो कहते हैं इस एज तक या इस ग्रेड के बाद हमने आगे पढ़ना नहीं है। इस तरह के भी कुछ इश्यूज आते हैं बहुत से पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे आगे पढ़ना नहीं चाहते और उनको लगता है कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है
और ये भी समझा जाता है कि शायद एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना है, तो अगर पैसे हैं हमारे पास या हमारे पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस हवाले से भी कुछ बच्चों की रहनुमाई करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन एक ऐसा सेफ्टी नेट है, जैसे किसी सर्कस में जब कोई अपनी कर्तव्य दिखा रहा होता है, सो उनके नीचे एक सेफ्टी नेट होता है कि अगर वो ऊपर से गिर जाए तो वो नीचे सेफ्टी नेट उनको सपोर्ट देगा। सो एजुकेशन में एक सेफ्टी नेट होता है कि ये कभी ज़ाया नहीं होता। इससे आपके पास दौलत जितनी मर्जी हो, लेकिन कभी भी एजुकेशन से आपको नुकसान नहीं होगा। हमेशा ये सेफ्टी नेट की तरह आपके पास मौजूद रहेगी और आपको हमेशा सेफ रखेगी। दूसरी बात ये कि स्कूल सिर्फ आपको डिग्री नहीं, स्कूल से डिग्री तो डेफिनेटली मिलती है और डिग्री से अच्छी नौकरी भी मिलती है, और आपका जो डेजिग्नेशन जो आपको चाहिए होता है, जैसे जितने भी बहुत बड़े बड़े डेजिग्नेशंस हैं वो डिग्री के साथ मिलते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लॉयर है, पायलट है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा बच्चे और भी बहुत कुछ स्कूल से सीखते हैं, जैसे कि सोशलाइजेशन सीखते हैं बच्चे स्कूल से, लोगों में से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है स्कूल जाने से। बहुत सी ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं जो बच्चे उससे सीखते हैं। सो बच्चों के साथ इस हवाले से भी बात करने की ज़रूरत है कि फ़ायदे नुकसान अभी स्कूल छोड़ने के, अभी पढ़ाई छोड़ने के, अभी के लिए तो कुछ आर्जी तौर पर स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके दूर रस जो नताइज हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं होंगे। वो एक कहावत भी है कि पे नाउ एंड प्ले लेटर, या फिर प्ले नाउ और पे लेटर, यानी या तो आप आज कोई कीमत अदा करके अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ बेहतरी पैदा करें, या फिर आपके पास चॉइस होती है कि आज आप सुकून में रहें, आज आप आर्जी तौर पर किसी टेंशन से निकल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको उसका नुकसान हो। सो स्ट्रेस की जब हम बात करें तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो गलतियाँ हो रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस को कोप करना नहीं आता। जिसको आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो बच्चों को अपने 4 एरियाज़ पर काम करने की ज़रूरत होती है जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। वो है हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल। उससे मुराद है बॉडी का ख्याल रखने की ज़रूरत है, बच्चों को अपनी डाइट का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों में जंक फूड का बहुत रुझान है, या फिर उनके अंदर वो कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा, यानी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत, घर के खाने को तो अक्सर कंसीडर ही नहीं करते कि जी हमने खाना है या लेना है इसको, बाहर से ही ज़्यादा स्कूल में भी होते हुए या कॉलेज में होते हुए बाहर से ले रहे होते हैं, और घर में आके भी ऑर्डर चल रहे होते हैं। हेल्दी फूड नहीं है उनकी रूटीन में, फ्रूट्स नहीं है, जंक फूड ज़्यादा है, फास्ट फूड ज़्यादा है जो बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, और वो या पैकेज्ड जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा है। सो डाइट अगर अच्छी नहीं है तो इसका डेफिनेटली बच्चों की जो स्ट्रेस को कोप करने की सलाहियत होती है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज की रूटीन या कोई खेल कूद की या कुछ ऐसी वर्जिश की रूटीन अगर बच्चों की नहीं है, सो इसका मतलब है कि ये एक एडिड बर्डन है, क्योंकि एक्सरसाइज आप ये एक स्ट्रेस को रिलीव करने में भी आपको मदद देता है, आपके मूड को मैनेज करने में मदद देता है, इसके और इवन इसके आपके ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छे असरात होते हैं। अटेंशन स्पैन एक्सरसाइज से बहुत इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है वॉक एंड एक्सरसाइज से। सो ये चीज़ें बच्चों की लाइफ में लाजमी शामिल होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल की, सो उसमें फिर माइंड का ख्याल रखने की बच्चों को बहुत ज़रूरत है। माइंड से मुराद है कि उनको अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बुक्स का नॉलेज हो गया या आर्टिकल, अब तो गूगल इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा आम है। सो बच्चों को अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाई की किताबें हैं वो तो उन्होंने डेफिनेटली पढ़नी है, लेकिन इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से बच्चों को अपनी बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत है। फिर रिलेशनशिप्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्त बनाना, या अगर घर में है सो फैमिली सपोर्ट है, या घर में उस तरह का एक इन्वायरमेंट है कि जिसमें वो अपनी स्ट्रेस को कम कर सकें। इसके अलावा सोल से रिलेटेड यानी स्पिरिचुअल हीलिंग बड़ी ज़रूरी है। अब यूजुअली इस उम्र में बच्चों के इस एरिया पे ज़्यादा काम नहीं होता कि सोल का क्या, इनकी क्या रूहानी सेहत होगी, लेकिन इस उम्र में भी ये जो टेक्नोलॉजी है आजकल, क्योंकि दौर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का है, मोबाइल फ़ोन है, वीडियो गेम है, बच्चे हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन के साथ जुड़े। सो ये तमाम चीज़ें
हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, यानी जो हमारे साथ जो कनेक्शन है हमारा अपने साथ, या जैसे खुद के साथ टाइम गुजारना, या किसी नेचर को एंजॉय करना, नेचर में जाके कोई वॉक करना, या किसी 1 to 1 किसी के साथ इंटरेक्ट करना, इवन लिखना, जर्नल राइटिंग। बच्चों को अगर ये आदत हो कि बच्चे अपनी जो थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं उसको अपनी कोई जर्नल में नोट डाउन किया करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करता है। सो पहली चीज़ है कि बच्चों के लाइफस्टाइल को देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कुछ गलती हो रही है कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेस को कोप नहीं कर पा रहे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की नींद यानी ये तो एक प्रूवन फैक्ट है कि जो हमारी जो नींद है वो ब्रेन फूड है, यानी हमारे दिमाग की कोई कुछ ग़िज़ा है तो वो है नींद। और ये काफ़ी कम हो गई है, यानी ऑन एवरेज बच्चों को, यानी जो टीनेजर्स होते हैं उनको 8 से 9 घंटे की नींद लाजमी सोना चाहिए, 9.5 घंटे तक। लेकिन अक्सर ये देखने में नहीं मिलता, जैसे कि आप जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शेयर की कि मोबाइल और स्क्रीन का बहुत यूज हो गया, तो अक्सर बच्चे रात को लेटते हुए भी उनके पास मोबाइल होते हैं या तो गेम खेल के सोते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में ये देखा गया कि उनके वालिदैन जब माएँ ये चाह रही होती हैं कि बच्चा एक गेम खेल ले देन ये सोएगा, अदरवाइज ये सोएगा नहीं, तो वो स्क्रीन से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं और एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि कब उनको, जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलुओं पे बात की है कि उनको ग्रीनरी में जाना चाहिए, उनको अपना खाने पर एक फोकस करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्टडी को एक प्रॉपर वे में चलाना चाहिए। तो इसके लिए उनको टाइम मैनेजमेंट में किस तरह अपना रोल अदा करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को क्या हेल्प करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बात की कि सबसे पहले तो बच्चों को अपनी डाइट के में कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो भूखा रहने का, या तो बहुत ज़्यादा भूखा रहते हैं कई घंटे भूखा रह के, और फिर सारा दिन लंच भी नहीं करना और फिर घर आके खाना, या नाश्ता नहीं करके जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बगैर नाश्ते के अगर कोई, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नींद की जैसे बात की, सो नींद यूजुअली एक बच्चों की स्ट्रेस का वजह ये भी होती है कि बच्चों को सुबह उठने में बड़ा मसला हो रहा होता है और उनको स्कूल समटाइम्स बुरा ही इसलिए लगता है क्योंकि उनको सुबह उठ के जाना पड़ता है। सो उसकी रीज़न ये होती है कि वो रात को लेट सो रहे होते हैं रात को। और रिसर्च के मुताबिक हमेशा ये जो 12 बजे से पहले, अगर आप यानी 12 बजे से पहले 1 घंटा अगर कोई सोता है ना, तो वो 12 बजे के बाद 2 घंटे के बराबर होता है। यानी मिडनाइट से पहले वाली जो नींद है उसका इतना फायदा है, इट्स मतलब डबल है बिल्कुल। 1 घंटा जो है वो 2 घंटे के बराबर होता है, 12 बजे के बाद वाले जो 2 घंटे होते हैं उसके बराबर होता है। सो इसका मतलब है कि बच्चों को मिडनाइट से पहले 1-2 घंटा पहले सो जाने की ज़रूरत होती है। और इस बारे में यूजुअली बच्चे काफ़ी पसंद भी नहीं करते कि हम जल्दी सोएं। सो स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो उनको अपने लाइफस्टाइल पर सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि वो क्या है। आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगला चैलेंज स्कूल से रिलेटेड ये स्ट्रेस होती है कि बर्डन ज़्यादा है, काम ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम है। 24 घंटे कम पड़ गए हैं जितना कि बर्डन स्कूल्स की तरफ से या उनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं उसकी तरफ से आता है। सो अगर आप गौर करें तो 24 घंटे आज से 100 साल पहले भी घड़ी के 24 घंटे ही थे और आज भी उतने ही हैं। मसला कुछ सेल्फ मैनेजमेंट का है, टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि आज के दौर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बार बार आपको अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशंस मिलती हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपको नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं और बड़ी इजी एक्सेसिबिलिटी है आपकी वीडियोस पे, इंटरनेट पे, कि आप एक वीडियो देखें तो देखते जाएं, आगे से आगे वो खुद ब खुद ही प्ले होती जाती हैं अब तो बिल्कुल। सो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको कोई भी आपको कॉल कर सकता है और घंटों आपसे बात कर सकते हैं और आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। सही। सो ये फिर हमें कुछ ऐसे ही सेल्फ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि जिसपे हम तरजीहात पहले अपनी बना लें कि हमारी पहली तरजीह प्रायोरिटाइज करना होगा चीज़ों को। क्योंकि आप गौर करें तो ज़्यादातर हम या तो काम 11th आवर पर करते हैं, यानी सारा साल नहीं पढ़ना और बिल्कुल लास्ट आखिरी जो दिन होते हैं उसमें बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो सारा ये भी बिल्कुल एक स्ट्रेस की वजह बनती है। सो इन ऐसे लोगों को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर, यानी ये डिले करते हैं। ये तब काम करते हैं जब काम बिल्कुल सर पे पड़ा हुआ हो, जब बहुत अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो कि अब वो करे बगैर ऑप्शन कोई नहीं और बहुत अहम भी है तो करने वाला है। सो लास्ट मिनट पे जो काम करना होता है
ये हमेशा स्ट्रेस देता है। सो अगर किसी ने स्ट्रेस से बचना है तो एक उसका हल ये है कि उसको फिर वक्त से पहले यानी डेडलाइन से कुछ पहले प्लानिंग करके उसको परफॉर्म करना है। जैसे हमें कहीं दर्द हो रहा हो और हम उसको पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे और हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है, और ऐसे ऐसे वो दर्द इतना शदीद हो गया है कि रात के 2 बजे आपको जाना पड़ गया अब लाजमी इमरजेंसी में। सो इसका मतलब है कि हमने कुछ डिले पिछले कुछ अरसे से किया था। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम क्यों वर्जिश करें, अभी तो हम बिल्कुल ठीक हैं, अभी हम क्यों खाने पीने में परहेज़ करें, कोई मसला कोई नहीं। लेकिन अचानक से कोई बीमारी लाहक हो और डॉक्टर कहे कि अब आपको परहेज़ करना पड़ेगा, अब आपको वॉक करनी पड़ेगी। सो ये वो काम है जो अब हमें लाजमी करना है 11th आवर पर, अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तो हम ये आदत अपने आप को डाल लें कि ऐसे काम पहले करें जो अहम है लेकिन शायद हमें आर्जी तौर पर अभी फ़िलहाल वो अर्जेंट नहीं लग रहे लेकिन वो अहम ज़रूर हैं, जैसे वॉक है, जैसे नींद है, जैसे वक्त पर पढ़ाई करना है, ये हमें आर्जी तौर पर कुछ जल्दी नहीं लग। जैसे अगर बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हुआ है और पहले महीने में वो सोचता है कि अभी तो एग्जाम्स में बहुत देर है और मैं अभी खेल कूद लूँ, अभी कौन सा कोई इतना ज़्यादा बर्डन है मेरे पे। सो वो डिले जब करता जाएगा सो इवेंचुअली आखिरकार उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसको ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी और फिर नींद भी अपनी कुर्बान करनी पड़ेगी। सो मसला टाइम मैनेजमेंट का। इसके अलावा कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि हमारे लिए शायद उतने अहम नहीं होते पर वो काफ़ी अर्जेंट हो जाते हैं। जैसे हम आराम से बैठे हैं, अपनी पढ़ाई करने लगे हैं और अचानक से हमारे मोबाइल की बीप बजती है और पता चलता है कि किसी दोस्त का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया। अब ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन हमें सारा दिन मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हर नोटिफिकेशन को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं और वो जो अपना काम जो कर रहे होते हैं वो उसको छोड़कर उधर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सो वक्त को ठीक से मैनेज जब हम नहीं करते हैं और हर चीज़ को यस कह देते हैं, यानी हर आने वाले नोटिफिकेशन को या हर आने वाले दोस्त की ऑफर को कि आज शाम को हमने वहाँ जाने पार्टी करने तो तुम भी हमारे साथ चलो, और हम अपनी होमवर्क और असाइनमेंट्स छोड़कर हम उनके साथ चले जाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट के इशू से ज़्यादा सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फिर एक और तरीक़ाकार है जो कि गलत है, जैसे कि बच्चे यूजुअली ऐसे कामों में अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं जो कि ना अहम होते हैं और ना ही कोई बहुत फौरी तौर पर करने वाले होते हैं। जैसे कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करते जाना या ब्राउजिंग करते जाना या बस यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखते रहना। आजकल नेटफ्लिक्स का दौर है, सो लोग उस पर सीरीज़ कई घंटों तक देखते रहते हैं, पूरी रात पूरी एक एपिसोड्स ढेर सारी एक सीरीज़ की देख लेते हैं। सो ये ऐसे काम है जो ना अहम थे ना ही कोई इतने अर्जेंट थे कि ये आज नहीं होंगे तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। सो ऐसे कामों में भी वक्त जो हम ज़ाया करते हैं तो इस वजह से भी हमें अपने दिन के 24 घंटे कम लगते हैं और बच्चों को और पेरेंट्स को भी अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चों के पास टाइम नहीं होता कि ये कैसे उसको मैनेज करें। अच्छा मैम, मिस सायरा एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होने चाहिए जो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करने चाहिए फिजिकली भी और मेंटली भी, जो कि स्कूल में बच्चों को अक्सर बुली किया जाता है तो उस वजह से बच्चे स्कूल में जाना अवॉइड करते हैं, और इस तरह ये कौन से सिम्टम्स ऐसे होने चाहिए जो पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारा बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाके बुली हो रहा है। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने रेज़ किया है बुली होने का, यानी कि बच्चे कुछ जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत से और बच्चे जो कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो हावी होने की कोशिश करते हैं, वो या तो मजाक उड़ाते हैं या तंग करते हैं, किसी न किसी तरह से टीज़ करते हैं या समटाइम्स तो मारते भी हैं या उनका लंच बॉक्स छीन लेते हैं या उनकी चीज़ें छुपा लेते हैं, फिर तंग करते हैं। और कुछ बच्चे फिर ऐसे होते हैं जो कि विक्टिम बन जाते हैं उनके बुलिंग का, और वो नो नहीं कह पाते, वो किसी को बता नहीं सकते, वो डर जाते हैं। और ये एक ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से बहुत से बच्चे स्कूल से घबराते हैं, स्कूल के नाम से भी डरते हैं कि वहाँ पे शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको थोड़ा टेरराइज़ करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। और इसके एक साइन, ये सबसे बड़ा साइन है कि बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे, वो स्कूल जाने से अवॉइड करेंगे, अक्सर रिपोर्ट करेंगे कि आज मुझे यहाँ दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकता। कुछ साइंस इस तरह के होते हैं कि कुछ जज्बाती सिम्टम्स उनके नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रोना या खामोश रहना या अकेले टाइम स्पेंड करना, लोगों में जाने से घबराना,
फिर पेरेंट्स को टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट में कनेक्टेड रहने की बहुत ज़रूरत है कि जिससे वो बच्चे की जो स्कूल में उसकी प्रोग्रेस है या परफॉर्मेंस है उसके बारे में देखते रहें, और जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग का रिवाज है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, रिपोर्ट मिलती है। बिल्कुल। और अब भी ये रिवाज एक और भी काफ़ी कॉमन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में स्टूडेंट काउंसलर्स मौजूद हो गए हैं अब बहुत सारे स्कूल्स में। सो वो काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं बच्चों को, जो बच्चे बुली होते हैं या जिनका कोई स्कूल में मजाक उड़ाता है, या सीनियर्स कई दफ़ा होते हैं उनके, या उनके क्लास फेलोज होते हैं जो उनके मजाक उड़ाते हैं। सो स्टूडेंट काउंसलर्स की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है, और अब हर स्कूल में ऑलमोस्ट ये एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जा रही है। और फिर बच्चों का पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा इंटरेक्शन होने की ज़रूरत है कि जिसमें बच्चे खुलकर इस बारे में बात कर सकें, और माँ बाप भी उनको वो जो इमोशनल और मॉरल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकें। सो कुछ साइंस आप उनके फिजिकल साइंस यानी इमोशनल साइंस देख सकते हैं कि जिसमें वो डिप्रेस्ड होंगे या स्कूल जाने से घबराएंगे या परेशान रहेंगे या खामोश रहेंगे, उनके खाने पीने की रूटीन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल, या पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा उनका। सो इस तरह की कुछ साइंस हम उनके देख सकते हैं। जैसा कि मैम मोहसिन अली शौकत साहब का इंटरेक्शन ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम से है और ज़्यादा स्टूडेंट्स को डील करते हैं, तो इनके पास भी एक इस तरह से कोई रिलेटेड सवाल है। अच्छा, एक्चुअली क्वेश्चन तो मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जितनी भी मैडम ने बातें की हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मज़ीद एक मॉडल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मॉडल है, जो कि हमारे देखने वाले पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हैं या स्टाफ मेम्बर्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए ये चीज़ें। वो ये है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल है कि एजुकेशन का बेसिक पर्पस तो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और मूड उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है। अगर आप अपने आप को, जैसा मैडम ने कहा कि सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये सारा कुछ, तो अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर सकते लाइफ में। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उस मॉडल में सबसे ऊपर आती है मोरालिटी, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो थोड़ा सा अपसाइड डाउन इस मॉडल को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ के मॉडल में जो चीज़ अप्लाई की जाती है वो सबसे ऊपर है लिटरेसी, कि लिटरेसी रेट हो या उनका क्या लें कि बस बच्चे पढ़ जाएं और ग्रेड्स ले लें, किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक जो है बच्चों के जो है वो मार्क्स आने चाहिए। इवन के यहाँ तक सुनने को मिलता है कि जी फलां स्कूल के लिंक्स हैं बोर्ड में और वो अपना मतलब पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब नॉट टू हिट एनीवन, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है। तो एक भागम भाग लगी हुई है, दौड़ है, और उसकी वजह से बच्चों में जो स्ट्रेस पैदा होता है। दूसरी चीज़ है हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है, जिसके बारे में एरिस्टोटल ने कहा था कि हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लव। हेल्थ का इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास दुनिया जहान के जितने मर्जी अच्छे रिसोर्सेज होंगे वो आपके किसी काम के नहीं, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो हमारे यहाँ पे जो मॉडल है सबसे ऊपर है लिटरेसी, दूसरे लेवल पे है हेल्थ है जो कि कैजुअल है, जो कि नन आप कह लें, और मोरालिटी जो है वो जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी जो कि ये ऑपोजिट होना चाहिए टोटली, जबकि ये अपसाइड डाउन होना चाहिए। सबसे ऊपर जो चीज़ आनी चाहिए वो मोरालिटी, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। बहुत सारे स्कूल्स में हमने देखा है कि पहले एक असम्बली का एक कॉन्सेप्ट होता था, वो भी आजकल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ऑब्सोलीट फॉर्म में उसको लेकर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो उससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके और हेल्थ का बहुत बिल्कुल हेल्थ का जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो मैम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं कि हेल्थ अगर उनमें बेटर नहीं है तो फिर स्लीप का जो मैम ने बताया, जिस तरह से इसको मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था इस रिसर्च को, कि 11 बजे से लेकर 11 PM to 12 PM की जो स्लीप है वो अगले 3 घंटे की नींद के बराबर। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी रिसर्च मैंने ये भी पढ़ी कि जिन लोगों के 24 घंटों में 3 या 4 घंटों से ज़्यादा मतलब उनको एक्सपोजर मिल रहा है ये गैजेट्स का, स्क्रीन का, उनकी लाइफ के 8 से 10 साल जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैम इसके बारे में आप नहीं, बिल्कुल हेल्थ बहुत ज़्यादा, और हेल्दी बॉडी होगी आपकी तो हेल्दी माइंड है, और हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी है। तो इन दोनों का माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बच्चों का क्योंकि हमें लगता है कि ज़ेन बहुत इस्तेमाल है, तो ज़ेन अच्छा हो, बस ज़ेन इसका अच्छा हो, इतना अच्छा हो, तो अच्छा हो नहीं सकता ज़ेन अगर आपकी बॉडी जो है वो अभी हेल्दी नहीं है।
सो बहुत ज़रूरी है उनके डाइट के ऊपर तवज्जो देना, उनकी वाटर इनटेक पे तवज्जो देना कि वो पानी दिन में पी रहे हैं या वो जूसेस या डब्बे वाले या जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। सो इस पर देखने की ज़रूरत है कि वो हेल्दी चॉइसेस लें। सो इसमें अगेन एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि इसमें फिर हमें कुछ घर के कल्चर पर भी काम करने की ज़रूरत है कि घर में अगर स्टॉक पड़ा है जंक फूड का अक्सर ला के रखा जाता है बाकायदा और वो बच्चे यूज कर उसमें फिर नेचुरली बच्चे भी वही चीज़ें देखते हैं। और अब कुछ आसान भी हो गया है फास्ट फूड, ये बनाना आसान है, ये खरीदना भी आसान है। रेस्टोरेंट्स में एप्स आ गई हैं बकायदा फूड जी ऐसी एप्स भी आ गई हैं, तो मंगवाना भी आसान है, घर पे बनाना भी आसान है। आप रेस्टोरेंट में जाएं तो वो भी आपको बड़ी जल्दी से बना के आपको दे दें। सो सहूलत के मुताबिक क्योंकि चीज़ें वो आसान लगती हैं, सो वो हमारा एक्सेस भी फिर उन चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम अगर चाहें तो हम हेल्दी फूड को भी अपने पहुंच के करीब रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम फ्रूट्स को भी अपने करीब रख सकते हैं, वो भी हम। और ये रिसर्च इस बाकायदा बताती हैं कि अगर हेल्दी फूड हमारे पास, अगर अनहेल्दी फूड पड़ा है, हमारे पास स्नैक्स पड़े हैं, चिप्स पड़े हैं, बिस्किट पड़े हैं करीब, तो हम वो ज़्यादा खाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास फ्रूट्स पड़े हैं, काट के सामने पड़े हैं, तो वो भी हम खाएंगे। या सैलड बन के पड़ा है, या सब्जियां या इस तरह की कोई चीज़ पड़ी है काट के पड़ी है, तो वो भी हम खाएंगे। बात है कि आपने इजी एक्सेस कर देना है हेल्दी चीज़ों का, और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अपनी बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना है, और घर के कल्चर को भी कुछ तब्दील करना है। और ये जो सोने जागने की रूटीन की बात है, तो उसमें ज़रूरी है कि घर के कल्चर में भी सोने जागने की रूटीन बाकी लोग भी कुछ हेल्दी ही फॉलो करें। यानी अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि वो 10 बजे सोए, लेकिन अगर बाकी लोग नहीं सोएंगे, सो नेचुरली, क्योंकि बच्चे मॉडलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा सीखते हैं, टीनेजर्स ख़ास तौर पे इस उम्र में पीयर प्रेशर से भी वो बहुत चीज़ें लर्न कर लेते हैं। इस उम्र में वो बड़ों से भी सीख लेते हैं, टीचर से भी सीख लेते हैं, पेरेंट्स से भी। जब हम बात करते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस को कैसे कम करना है, या बच्चों को हेल्दी चॉइसेस की तरफ कैसे लाना है कि वो वॉक करें, वो टाइम पर सोएं, वो खाने पीने में कुछ एहतियात करें और अच्छी चीज़ें खाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके इर्द गिर्द के कल्चर को भी हमें ऐसा ही बेहतर करना चाहिए। जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा सगी ज़ात हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, जो कि बच्चों का सबसे ज़्यादा भला चाह रहे होते हैं। तो असल में उनको खुद नहीं पता चल रहा होता कि वो जिसको प्यार का नाम दे रहे हैं, बेसिकली वो उनके साथ एनेबलिंग कर रहे हैं। हाँ, एनेबलिंग जिसका आप कंसेप्ट कहते हैं। तो उसमें यह है कि अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि जी उनका बच्चा एज अ स्टार अपनी लाइफ में परफॉर्म करे, एज अ सेलिब्रिटी है, तो उनको अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अपने उनके बच्चों के लिए वो एक एज अ स्टार उभर के सामने आना पड़ेगा। अगर लाइक उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि जी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, उनके बच्चे किताबें अच्छी पढ़ें, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद किताबें पढ़ें उनके सामने। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनकी फिज़िकली वो फिट हों और एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, बजाय उनके कि उनसे कहें थ्रू वर्ड्स, तो उनको चाहिए कि वो पेरेंट्स खुद रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और सुबह उनको भी जल्दी साथ उठाएं और एक्सरसाइज के ऊपर साथ दें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ताल्लुक भी इससे भी है कि अगर तो आसपास के लोगों को बच्चे देखते हैं कि वो बहुत ही जज्बाती हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो उनकी बड़ों की ज़िंदगी में अगर कोई स्ट्रेस आ रही है और उन्होंने भी उसी तरह से डील किया है कि उन्होंने गुस्सा किया है, या उन्होंने क्विट कर दिया है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई इमोशनली रिएक्ट किया उस चीज़ों पे, वो चीज़ें कैरी ज़रूर बच्चे करते हैं और उससे लर्न करते हैं। आसपास के माहौल में भी अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, रद्द अमल बहुत ज़्यादा दिया जाता है चीज़ों पे, बच्चे भी उसी तरह से फिर इनेक्ट करेंगे। सही, बहुत ही मुफीद आपने इंफॉर्मेशन दी, और जो फर्दर अभी और भी हमारे पास इस टॉपिक के रिलेटेड सवाल मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक्स के बाद आके इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं।
और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक व्यूअर्स। अच्छा मिस आमना, आपसे मैं इससे मूड रिलेटेड से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है स्टडी हैबिट्स की, कि उनको अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी ये बुक तो मैं पढ़ नहीं सकता, ये कोर्स मैं कवर नहीं कर सकता, ये इतना बर्डन मेरे पे डाल दिया गया है। तो ऐसी कोई स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए या कोई ऐसा तरीका लाएअमल है हमारे पास कि जिसको यूज़ करके अक्सर बच्चे रात देर तक बैठे रहते हैं कि जी ये चैप्टर ख़त्म करके जाना है या ये असाइनमेंट मुकम्मल करनी है, तो ऐसी कोई स्टडी हैबिट उसको हम कैरी कर सकता है? जी बिल्कुल। पहले तो बच्चे की, हर बच्चे का जो स्टडी का तरीक़ाकार है या वो किस अंदाज से वो पढ़ सकता है या चीज़ें याद कर सकता है, ये सबका डिफरेंट होता है। तो पहले तो बच्चे को असेस करने की ज़रूरत है कि वो, कुछ बच्चे होते हैं जिनका अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा होता है, वो लंबे कई घंटों तक बैठ कर नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ सकते हैं। सो एक तो इस चीज़ की असेसमेंट की ज़रूरत है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना है। सही। दूसरी बात ये है कि बच्चे की स्टडी हैबिट्स को हम इम्प्रूव भी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एक तो ये कि पहला असूल होता है कि उसको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। यूजुअली घर पे या वैसे भी जनरली बहुत प्रेशर होता है, बस पढ़ लो तुम पढ़ लो, लेकिन बच्चे के लिए कोई पढ़ने की जगह नहीं है प्रॉपर। बच्चे की किताबें कहीं बिखरी हुई हैं, बच्चे की स्टेशनरी कहीं है, और वो बस मतलब एक ही रूम में सब बैठे हैं, वहीं पे बच्चा भी या वो रैंडमली पढ़ रहा है, उसकी कोई जगह नहीं है पढ़ने की। सही। और बहुत सी रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप कोई जगह बना देना बच्चे को कि जहाँ पे पता है उसको कि ये पढ़ने की जगह है, सो उसके ब्रेन में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मैंने पढ़ना है। जैसे बहुत दफ़ा हम बेड पे ही बैठ के पढ़ते भी हैं, बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, वहीं बैठ के टीवी देखते हैं, और जब सोने की बारी आती है तो हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं करता कि यहाँ पे सोना है, ये सोने की जगह है। वो फिर उठ के, ऐसे लोग कई दफ़ा जाके तो सोफे पे जाके लेट रहे होते हैं कि शायद यहाँ नींद आ जाए, और उनको वहाँ आ भी जाती है, बेड पर नहीं आती, क्योंकि ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है उस जगह से। जी वो पढ़ते हैं ना तो कहते हैं सबके पास बैठ के पढ़ो, वो उससे रिलेट कर लेते हैं अपनी जो स्टडी से बात को, और उसके बाद वो हैंड फ्री लगा के सॉन्ग सुनेगा तो मैथ के क्वेश्चन करेगा, तो ये क्या चीज़ होती है? मैं वही कह रही हूँ कि ये सबका एक अपना एक पैटर्न होता है कुछ लोगों का पढ़ने का, हमें एक उसको भी स्टडी करना है। लेकिन पहला असूल ये है कि ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर तो यानी ये तो एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप किसी को बता दें कि ये पढ़ने की जगह, उसके ब्रेन रजिस्टर कर लेगा, और उस पढ़ने की जगह में डिस्ट्रैक्शंस कम हो,
यानी पास ही मोबाइल पड़ा हुआ है और वहाँ पे और लैपटॉप भी खुला हुआ है और उसमें फेसबुक भी लगा हुआ है और वहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है और देख रहे हैं। सो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे आपने पढ़ना है। इट्स सेम लाइक जिस तरह मॉस्क है, मस्जिद को देख के ख्याल आता है कि ये इबादत की। जी जी जी। तो और जब मस्जिद में जाएगा तो नमाज तो अदा करेगा। हाँ, मस्जिद में तो जो लोग, जिन लोगों को पढ़ने का शौक है, वो तो अजान सुनते हैं, अपने आप को प्रिपेयर भी करते हैं। सही। जी जी। सो पढ़ने की जगह सबसे पहले, फिर किताबें कहाँ पढ़ी हैं, ये जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं, बच्चों के सिलेबस होता है या बच्चों की बुक्स नहीं ऑर्गेनाइज होती, नोटबुक्स कहीं बिखरी हुई हैं। सो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। फिर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं, जैसे एक टेक्निक चंकिंग होती है कि जिसमें आप चंक्स में बच्चे को अगर लंबे कोई लेंथी कोई उनका कोर्स है या उनका कोई आंसर है जो कि लेंथी है तो हम वो सिखा सकते हैं। लेकिन ये जो रट्टा सिस्टम है ये कभी भी वर्क नहीं करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अभी जो है वो तो आर्जी तौर पर कुछ समझ जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको वो चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। सो रट्टा सिस्टम से निकलने के लिए बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम चंक्स में उनको सिखा सकते हैं, हम इमेजेस के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों को भी इस तरह की हम स्किल सिखा सकते हैं कि कैसे आपने अगर कोई लेंथी चैप्टर है जिसको आपने स्टडी करना है तो आप कैसे उसको इमेजेस के थ्रू याद कर सकते हैं और वो कनेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें। सो बिल्कुल स्टडी हैबिट्स मैटर करती हैं और ये जैसे मैंने बात की कि स्टूडेंट काउंसलर्स जो स्कूल्स में मौजूद होते हैं वो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अब उनकी फैसिलिटी मौजूद है। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी फैसिलिटी तक लेके जाए। इंटेलिजेंस होता है ये क्या जेनेटिकली होता है? जी ये भी एक अक्सर ये एक इशू होता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़हीन हो, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट हो, आईक्यू बहुत अच्छा हो और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि वो टॉप करे या इस तरह की चीज़ें। लेकिन आईक्यू का जो मामला है ये बिल्कुल जेनेटिक यानी ये इनबॉर्न है। आईक्यू के साथ जिस लेवल के इंटेलिजेंस के साथ आप पैदा हुए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन आईक्यू के अलावा और भी यानी एक तो हमने ये इंटेलिजेंस की बात की, लेकिन इंटेलिजेंस मुख्तलिफ तरह की होती है। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि हर कोई सिर्फ मैथ्स में या पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होता। बहुत से लोगों की और भी बहुत सी चीज़ों के मामले में इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, जैसे बहुत से लोगों की सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, यानी वो बड़ी जल्दी लोगों के साथ अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, या बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। बहुत से बच्चे एम्पैथेटिक होते हैं, वो एम्पैथी बहुत अच्छी शो करते हैं, दूसरों को बड़ी हेल्प करते हैं, बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं। बहुत से बच्चों की आप समझें कि फ़िज़िकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, यानी कि एथलेटिक स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं उनकी, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चों की आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, यानी वो क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम हेल्प भी करें और उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि और उससे मतलब ये फैमिली में ये होता है कि तुम्हारा कज़न वो पढ़ गया है, तुम ये नहीं कर सके हो, तुम इतने ग्रेड कम लेते हो। जी, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, या तो आपस में बहन भाइयों का कंपैरिजन होता है या कज़न्स के साथ होता है या पड़ोसियों के बच्चों के साथ होता है या दोस्तों के बच्चों के साथ के ये हो रहा है। लेकिन अगेन समझने की ज़रूरत है कि ज़हीन होना सिर्फ ये नहीं कि अच्छे ग्रेड्स आप ले लें। इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ है जो कि बहुत अहमियत रखती है और हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात भी करते रहते हैं कि आईक्यू अगर बहुत ज़बरदस्त है और आपका ईक्यू अच्छा नहीं है, यानी इमोशनल कोशेंट अच्छा नहीं है, आप अपने जज्बात को नहीं संभाल सकते, आप अपने मूड को नहीं संभाल सकते, सो आपका आईक्यू आपको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाता। जितने भी लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं या कुछ कामयाब होते हैं, आगे चलते हैं, सो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू उनका बड़ा स्ट्रांग होता है कि वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, वो टीम वर्क में काम करना भी जानते हैं, वो लोगों के साथ ताल्लुकात बना कर रखना जानते हैं, वो अपने जज्बात पर भी काबू रखते हैं, वो इम्पल्सिव नहीं होते, यानी जो दिल में आया वो नहीं करते, वो मूड ड्रिवन नहीं होते, वो रूटीन के मुताबिक चलते हैं, वो अपनी प्लानिंग गोल सेटिंग के मुताबिक चलते हैं। सो ये जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ग्रेड्स का और नंबर्स का, यकीनन बच्चों को पढ़ना चाहिए, उसमें भी उनको मदद ज़रूर देनी चाहिए कि कहाँ उनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। लेकिन और भी बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं जो कि सब बच्चे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है और उसकी अपनी कुछ स्किल्स और अपनी कुछ एबिलिटीज़ हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं,
सो उसको नज़र में रख के हमें उसकी स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत अहम बात ये है कि बच्चों को एक्सपोजर मिले। बच्चों को हम सिर्फ एक ही तरह की चीज़ों के बारे में ना बताएं, उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दुनिया का दें, उनको डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ तरह की किताबें उनको पढ़नी चाहिए, उनको हर तरह का एक्सपोजर जो है वो हमें देने की ज़रूरत है आजकल के ख़ास तौर पर जो दौर है उसमें। इस दूसरा ये भी कहा जाता है कि बच्चे जो स्पेशली टीन एज में वो एवरेज है उन 5 लोगों के जिनके साथ वो ज़्यादातर उठते बैठते हैं, तो हमें उनके सर्कल फ्रेंड्स के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर क्या। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे मैंने कहा कि एक्सपोजर की बात है, तो बुक वर्म कई दफ़ा हम कहते हैं कि बच्चे बन जाएं, बस किताबें पढ़ें, दोस्त ना बनाएं, दोस्तों से ना मिलें, कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, सोशल लाइफ ही इनकी बिल्कुल ना हो। सो ये एक दूसरी एक्सट्रीम है जिससे वो महरूम रह जाएंगे ऐसे एक्सपोजर से जिसमें उनकी सोशल इंटरेक्शंस होनी है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि जी कोई क्रिएटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सो उसको भी रहने दो। स्पोर्ट्स में बहुत से दफ़ा हम उनको एक्सपोजर नहीं देते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज रिजल्ट्स किस तरफ से आ रहे हैं या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पॉइंट बताया जी, कि उनको भी लगता है कि जी इस फील्ड में अगर ज़्यादा अर्निंग है तो उसी फील्ड की तरफ पुश करना ज़्यादा यही फोकस किया जाता है कि नज़रिया जो वो इम्पोज किया जा रहा होता है कि जी ये डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वहाँ तक फिक्स कर देते हैं, जबकि बच्चे का माइंडसेट जो है, बच्चे का अपना माइंड जो है वो आर्टिस्टिक होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि बच्चों को पुश करें उनके जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके मुताबिक। और वही बात है कि एक्सपोजर अगर आप मल्टीपल चीज़ों का उनको देंगे सो वो खुद भी पहचानेंगे अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, कि अगर वो आर्ट से भी उनका एक्सपोजर हो, लिटरेचर से भी हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो, उनको वोकेशनल स्किल्स भी कुछ ना कुछ जरूर आती हो। सीखना चाहिए सब कुछ, पेरेंट्स को भी हमें बच्चों पे इतनी मेरे 7 से 8 साल से मुख्तलिफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। तो उसमें एक चीज़ ये तो कन्फर्म है कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई एक पिलर है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ स्टैंड कर रही है। सर इसमें आप मुझे गाइड कीजिएगा, क्या एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस रखता है? एनवायरनमेंट का बिल्कुल, एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखें, एक बीज है उसमें दरख्त कैद है, ये भी मैं कहा करता हूँ, एक बीज में पूरे का पूरा दरख्त कैद है, उसको कौन सी चीज़ चाहिए होती है? एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और उसकी देखभाल के लिए एक माली जो उसकी काट छांट करता रहता है, उसको कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी धूप की ज़रूरत है, कितनी छाँव की ज़रूरत है। जब तक ये तमाम लवाजमात पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम उससे फल हासिल नहीं कर सकते। सही। इसी तरह से हर इंसान के अंदर बेशुमार पोटेंशियल हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जी इंसान की ताकत जो है वो लिमिटलेस है, या इस तरह की कोई चीज़, हम आजकल मीडिया का दौर है या इंटरनेट का दौर है, इसमें बहुत सारी इस तरह मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम बच्चे की सही सलाहियतों को उभारना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट, जिस तरह से मैडम ने कहा, स्टडी प्लेस होनी चाहिए। इसी तरह से खेल कूद का भी हम कोशिश करेंगे घर में भी रखें या घर से बाहर भी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी रखें, तो एनवायरनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैम, इसमें आपने बात की कि स्टडी को मैनेज करने के लिए हैबिट्स आपने बताई, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा स्टडी को हम डिफरेंट वेज में मैनेज कर सकते हैं। इसमें जब बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है या उसका मूड मैनेज नहीं कर पाता, तो क्या उसको को सर्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, खेल कह सकते हैं, क्या शाम का कुछ टाइम उसको स्पेंड करना चाहिए? ये को सर्कुलर एक्टिविटीज़ को क्या स्टडी में हेल्प कर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि उसको हमने कोई रिजिड अप्रोच नहीं बनानी होती कि बच्चा सिर्फ पढ़े और सिर्फ पढ़े या सिर्फ खेले ही और कुछ ना करे। सो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल देना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ भी मैंने ऑब्ज़र्व की है कि बच्चों को स्कूल के हवाले से काफ़ी सज़ा भी, स्कूल को सज़ा भी बनाया हुआ है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब तंग कर रहे होते हैं घर में, तो फैमिली में से कोई भी कह रहा होता है उनको कि चुप करो, आज के बाद तुम्हारा टीवी बंद हो जाएगा, उठो बैठो और आके पढ़ो। सो वो हमेशा उनको सजा के तौर पे कहते हैं कि पढ़ो, तंग कर रहे हो, चलो किताबें निकालो। पनिशमेंट के तौर पे स्टडी को कंसीडर किया जाता है। उनको कहा जाता है कि चलो तुम किताबें निकालो और तुम पढ़ो। सो इससे वो काफ़ी वो स्कूल से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको काफ़ी बुरी लगती हैं। हम अगर किसी की पढ़ने की आदत को अच्छा बनाना है ना किसी ने, तो एक छोटी सी चीज़ होती है कि आप पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद भी कुछ रिवॉर्डिंग बना लें। यानी पढ़ने को अगर आपने रिवॉर्डिंग बनाना है तो उसके बाद कुछ आपको रिवॉर्ड सेट कर लें कि पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें
ऐसी रख दें कि उसके बाद वो खेलेंगे। रीइंफोर्समेंट बिल्कुल उनसे उनको मिलती है। लेकिन अगेन ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, और स्कूल जाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि ऐसे बहुत सी चीज़ों का बच्चों को एक्सपोजर होता है। बच्चों को जो स्टेज परफॉर्मेंसेस होती हैं इसका एक्सपोजर मिल जाता है, बच्चों को स्पोर्ट्स का एक्सपोजर मिल जाता है, डिबेट्स का मिलता है, इवन म्यूज़िक की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिससे बच्चों को मदद मिल सकती है कि वो अपनी एक तो स्किल्स को भी एनालाइज कर सकें और बेहतर कर सकें और पहचान सकें कि मैं किस में मेरी ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं। दूसरा वो जो बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई और वो ग्रेड्स और उस चीज़ के उन पे प्रेशर होता है, तो वो इससे भी वो निकल सकते हैं। अच्छा, डेफिनेटली वो हेल्प करती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ हमारी सोसाइटी में स्पेशली, इवनिंग कोचिंग सेंटर्स जो खुल चुके हैं, अकेडमीज वगैरह हैं, इसकी वजह से भी बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। तो मतलब आप हम ये सोच रहे हैं कि जी बच्चा सुबह 7 बजे उठे, वो फिर 8 बजे स्कूल पहुँचे, 8 से 2 बजे तक वो स्कूल में रहे, फिर आते साथ ही 3-4 बजे तक घर में खाना खा के, मतलब ट्रैवलिंग में भी एक 1-1.5 घंटा गुजर जाता है, खाना खा के और फिर वो अकेडमी चला जाए, फिर वो वहाँ से रात को 8 बजे आता है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी वो बाकी सारी एक्टिविटीज आप बताएं मुझे यहाँ पे कैसे टाइम मिलेगा। नहीं, डेफिनेटली वही मैंने जैसे बात की कि उसमें फिर एक तो वही सेल्फ मैनेजमेंट वाली बात है कि उसमें ढूंढने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कोई टाइम वेस्टर्स उसमें है मेरा मौजूद। ये ख्याल है, ज़ाती ये ख्याल है कि पेरेंट्स को उन इदारों का इंतखाब करना चाहिए जो कि सिर्फ एक टाइम के ऊपर इतना अच्छा पढ़ा दें कि दूसरे टाइम पे की ज़रूरत ना पड़े। देखिए आइडियली तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ये टीन एजर्स की अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के बुक्स का नॉलेज बिल्कुल उनको देने की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ और हैबिट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और तजर्बात हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, वो उनको सिखाने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें अगेन बुक रीडिंग उनको हेल्प करेगी, डिफरेंट बुक्स पढ़ना उनको हेल्प करेगा, उनको ऐसी इन्वायरमेंट में लेकर जाना या ऐसी जगहों पे लेके जाना कि जहाँ पे वो कुछ सीखने समझने के वाले से, कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो कि वो सीख सकें। सो ऐसे जगहों पे लेकर जाना भी उनको काफ़ी हेल्प और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिस तरह रिवॉर्ड की उसने बात की कि उनका दिल करें खुद ही उस एनवायरनमेंट में बैठने का। आप उनके रूल्स वगैरह कुछ डिसाइड कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स वगैरह, मतलब उस रूम में या उस स्टडी कॉर्नर में जहाँ पे आपका सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, जिस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, और डिस्ट्रैक्टर्स नहीं है वहाँ पे अगर गर्मियाँ है तो कह लें कि एसी ना लगाओ, अगर सर्दियाँ हैं तो वहाँ पे हीटर ना चल रहा हो, वरना तो बच्चा सो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा, और खिड़की नहीं होनी चाहिए कि ट्रैफिक का कोई शोर हो, और रोशनी इतनी एडिक्वेट होनी चाहिए। वैसे तो अभी लोड शेडिंग का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया, लेकिन मैं एक क्योंकि प्रोग्राम के टाइम भी खत्म है, मैं एक चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस को मैनेज करने के मामला है, ये टीनेजर्स को टीनेज से पहले सिखाने का कुछ स्किल है। यानी ये चीज़ें हमें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं जब यानी बहुत ही अर्ली एज में, प्राइमरी एजुकेशन से भी पहले की जब लाइफ में होते हैं, सो सारा कुछ उनके माँ बाप करके दे रहे होते हैं उनको, और वो काफ़ी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। अचानक से जब वो थोड़े 8th 9th 10th क्लास में जाते हैं, सो ज़्यादातर काम उनको खुद करने पड़ते हैं, एक्सपोजर भी ज़रा और ज़्यादा लोगों का भी मिलता है, वर्क लोड भी बढ़ता है यानी कामकाज के मामलात में भी। सो वो काफ़ी एकदम से शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो और ज़्यादा इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं कि ज़्यादातर काम खुद ही, और क्लासेस और ये सारी चीज़ों का मामला। सो काफ़ी बड़ा शॉक लगता है उनको इस एज में, टीन एज में, कि ये क्या हो गया। सो एक तो ये कि अगर पहले से कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो बच्चे को सिखा देनी चाहिए, कि बच्चे की उम्र के मुताबिक उनको डील करना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में, जैसे 2 साल का बच्चा तो शायद अपने कपड़े खुद ना पहन सके, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो सकता है तो फिर हम उसको सिखाते भी हैं कि वो कैसे, यानी इसी तरह से बहुत से काम हैं जो कि हम बहुत छोटी उम्र से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे अपनी बुक्स की हिफाजत करना या इस तरह बैग कहाँ पर रखना है। सो ये कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं जिसके ऊपर एक प्रोग्राम भी हमारा हर हफ्ते को होता है, मिस्टर माइला भी उस पर काफ़ी काम करती रही हैं। सो ये जो स्किल्स हैं ये बच्चे को बहुत पहले सिखाने की ज़रूरत है, और जब बच्चा टीन एज में आता है सो काफ़ी वो इस तरह के प्रेशर से गुज़रता है, और ग्रेडिंग और ये तालीम और ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत मैटर करती हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स अगर हम किसी को नहीं सिखाते, सो बच्चा
पढ़ाई से निकल जाएगा, ठीक है वो पढ़ लेगा किसी ना किसी तरह से, पर अगर वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को संवारना नहीं जानता तो आगे जितनी भी लाइफ में स्ट्रेस आएगी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो एरिया है ये बच्चों को बहुत जल्दी सिखा देने की ज़रूरत है और उस पर काफ़ी गौर करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू मिस, आपने बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि हम स्टडी पर ही सिर्फ फोकस किया जाए। तो नाजरीन, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्कूल में मौजूद बच्चों को जो मसाइल दरपेश होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए और उनके साथ जो मूड मैनेजमेंट के इशू हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। अगली बुध को इसी टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।